कौन सा अंतर द्वंद्व था जिससे सबसे ज्यादा लड़ाई करनी पड़ी हो? आपका विजन एम एकदम क्लियर होना चाहिए। मुझे सरकारी नौकरी चाहिए थी, लेकिन यूनिफॉर्म के लिए मैंने कभी नहीं सोचा था। इंडिपेंडेंस एंड लॉ एंड ऑर्डर आर नॉट फ्री, दे कॉस्ट सोल्जर्स एंड दे कॉस्ट यूनिफॉर्म्स। क्या फर्स्ट टाइम मुझे ये लगा कि मैं ट्रेनिंग पीरियड में अब तो मैं एंजॉय करूँगी। फर्स्ट डे सही था, सब नॉर्मल था। सेकेंड डे सारी लिस्ट आ गई कि आपको क्या क्या करना है। आपको 4 बजे उठना है। इस समय सबसे ज़्यादा हमें जो अवेयर रहना है वो साइबर फ्रॉड से रहना। मतलब कानपुर से आप भी, और मैम आपकी भी स्कूलिंग कानपुर में, वहीं मिले थे क्या आप लोग एक दूसरे को? फैमिली ने अप्रोच किया था एक दूसरे के लिए, फिर फैमिली ने हमें वक्त भी दिया एक दूसरे, मतलब ये बहुत ज़रूरी है। मेरा तो नाम रख दिया मेरे फ्रेंड्स ने। मेरा नाम हो गया आशिक। आशिक नाम रख दिया मेरा। सर भौकाल तो नहीं है, रूल बना ही आपके लिए, आप सुरक्षित रहेंगे। अपनी ही सुरक्षा को खतरे में डालना है रूल तोड़ना। वैसे तो भौकाल नहीं, भौकाल तो नहीं है। पिताजी ने सर समझिए मैं 4 बजे अगर दौड़ने जा रहा हूँ तो बिना उठाए मैं रोकता भी था कि आप मत जाओ, मैं दौड़ लूँगा। शायद उन्हें लगता था ये मदरगश्ती करेगा जाके, नहीं दौड़ेगा, कभी कोई सीरियस नहीं है। वर्षों तक वन में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। महशर अफरीदी साहब है, उनका एक बड़ा अच्छा सा शेर है कि लबे साहिल समंदर की फरावानी से मर जाऊं, मुझे वो प्यास है कि शायद कि मैं पानी से मर जाऊं, तुम उसको मिल के छू करके भी जिंदा लौट आए हो, मैं उसको ख्वाब में देखूं तो हैरानी से मर जाऊं। नमस्कार दोस्तों। तो कहानी ऐसी कुछ कि एक लड़की जो तैयारी करना चाहती थी और जाना चाहती थी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में, लेकिन पिताजी वर्दी वाली नौकरी में। अब पिताजी को लगे कि लड़की जाएगी तो वो वर्दी वाली जॉब में, लेकिन माताजी शिक्षिका, उन्हें लगे कि लड़की जाए किसी सिविलियन डिपार्टमेंट में। लेकिन आखिरकार पिताजी और माताजी की इस वैचारिक लड़ाई में जीत होती है पिताजी की, और पिताजी होते हैं बहुत खुश उस लड़की को देख करके यूनिफॉर्म में, जो उनकी अपनी बड़ी बेटी है। छोटी बेटी भी तैयारी में है, लेकिन बात केवल यहीं नहीं खत्म हो जाती, बात थोड़ा और आगे बढ़ती है, क्योंकि बात है इस बार एक लड़के की भी। एक लड़का जिसके घर में ऑलमोस्ट सभी लोग यूनिफॉर्म्ड सर्विसेज में। उस लड़के को यूनिफॉर्म से इतना प्रेम, उस लड़के को वर्दी से इतना लगाव कि उसे लगता था जैसे अब मानो वर्दी मिल गई तो इसके बाद सारे के सारे काम डन हो गए, मानो जैसे कुंभ में स्नान कर लिया हो, वैसा कुछ। तो आज मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाने वाला हूं एक पावर कपल से। नितिन और प्रांशी, ये दोनों लोग हमारे साथ हैं, और बल्कि मैं यूं कहूं कि नितिन सर और प्रांशी मैम, ये दोनों लोग हमारे साथ हैं। और दोस्तों, आज इनसे मैं आपको रूबरू करवाता हूं, और इनसे हम आज कुछ प्रश्न पूछेंगे। उत्तर प्रदेश पुलिस में एसआई यानी सब इंस्पेक्टर के पद पर दोनों आज सिलेक्शन ले चुके हैं, और ये अपनी जॉब्स में भी अपने अपने थानों में तैनात हैं। इनसे आज हम चर्चाओं के दौर में बहुत कुछ जानेंगे। ये भी चर्चा करेंगे कि आखिर इनका सिविलियंस के लिए क्या संदेश है, इनके जीवन में किस तरह के संघर्षों का सामना इन्हें करना पड़ा, और क्या क्या मेंटल टफनेस से हो करके इंसान को गुजरना होता है जब वो एक वर्दी वाली जॉब में पहुंचता है। तो दोस्तों, आज आपको मिलवाता हूं नितिन सर और प्रांशी मैम से। वेलकम टू अड्डा 24/7। आप दोनों लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। मैं आपको बस एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, और दोनों लोगों से ये क्वेश्चन है कि जिस समय आपने ये सोचा कि आपको इस जॉब में आना है, उस समय से लेकर के और आज अपने अपने डिपार्टमेंट्स में पोस्टिंग पा जाने तक के बीच में कौन सा अंतर द्वंद्व था जिससे सबसे ज्यादा लड़ाई करनी पड़ी हो? सबसे ज़्यादा सर अपने खुद के मन से, अगर आपने जो चीज़ विचारों में अपने ला ली है, आप उसको खुद को इमेजिन कर रहे हो। अगर आपको आपका जो भी एम है, आप जो भी बनना चाहते हो, सब सर्वप्रथम ज़रूरी ये है कि आप उसको खुद को उस रूप में देखो। आपका विज़न एम एकदम क्लियर होना चाहिए कि मुझे ये बनना है, मुझे इस यूनिफॉर्म में दिखना है। जब आप खुद के लिए इतना डिसिप्लिन रहोगे, खुद के लिए अपना डिसिप्लिन रहोगे कि मैं इस जॉब में पानी है, मुझे कुछ भी करके ये यूनिफॉर्म चाहिए, तो आपका विज़न क्लियर होगा, आपका माइंडसेट क्लियर होगा, और फिर वैसे ही उसी प्रिपरेशन में उसकी ओर बढ़ते रहेंगे आगे। तो मैम, आप अग्री करते हैं नितिन सर से? जी सर, बिल्कुल। ये तो इनका एक एम था कि इनको यूनिफॉर्म वाली जॉब चाहिए थी, जैसा इन्होंने बताया। लेकिन मेरे साथ ये था कि मेरा ये एम था कि मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए।
मुझे सरकारी नौकरी चाहिए थी, लेकिन यूनिफ़ॉर्म के लिए मैंने कभी नहीं सोचा था, क्योंकि मेरी मम्मी शिक्षिका हैं, तो मैं भी चाहती थी कि मैं टीचर बनूँ। लेकिन आजकल जैसे इतनी अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं हैं जॉब की, तो जो भी वैकेंसी आ रही थी मैं उसमें भी ट्राई कर रही थी। तो जब यूपीएसआई की वैकेंसी आई तो मेरे घर में यही हुआ कि मम्मी ने कहा कि टीचर वाली करो, इसमें नहीं करो, लेकिन पापा ने कहा ट्राई करो तुम, मैं तुम्हें यूनिफ़ॉर्म में देखना चाहता हूँ। बस पापा की इस बात को लेकर के, इस बात को सुन कर के मुझे लगा जब पापा ने मुझसे इतनी उम्मीद रखी हुई है तो क्यों ना इसकी तैयारी की जाए। और मैंने फिर जब इसकी तैयारी की तो मैंने पूरी लगन से सोचा कि मैं यूनिफ़ॉर्म पा कर के रहूँ। तो जैसा आपने बताया कि आपके पिताजी को बड़ी खुशी हुई, ये बताइए उस समय माताजी का रिएक्शन क्या था? माता जी का रिएक्शन पहले तो बिल्कुल भी नेगेटिव था। मेरी मम्मी बोल रही थी कि उनको यूनिफ़ॉर्म वाली जॉब नहीं पसंद है, वो नहीं चाहती कि यूनिफ़ॉर्म में मेरी बेटी जाए, क्योंकि उनका एक डिसिप्लिन होता है, रूटीन होता है, ड्यूटीज़ भी बहुत टफ़ होती हैं, जैसे डे नाइट हर टाइप की ड्यूटी होती है, स्ट्रगल्स भी बहुत होते हैं। तो मेरी मम्मी चाहती थी मेरी एक नॉर्मल 9 to 5 जॉब हो, मैं टाइम से घर से बाहर जाऊँ, टाइम से घर पे आ जाऊँ। लेकिन मेरे पापा की थिंकिंग बिल्कुल ही अलग थी जिन्होंने मुझे भी चेंज कर दिया, मम्मी जी को भी चेंज कर दिया। एंड फाइनली जब मैं पहली बार मम्मी के सामने वर्दी पहन के आई, तो जब मम्मी ने मुझे फ़र्स्ट टाइम देखा यूनिफ़ॉर्म में, तो मम्मी का भी परसेप्शंस बिल्कुल चेंज हो गया उस दिन से। उस दिन से मम्मी ने बहुत प्राउड फील किया, मम्मी को भी अपने जो उनका डिसीज़न था टीचर वाला, और जब उन्होंने मेरे अंदर भी देखा कि मेरी बेटी इतनी स्ट्रॉन्ग हो गई है, तो उनका भी बिल्कुल चेंज हो गया डिसीज़न, और वो भी बहुत खुश हुई इस जॉब से। ऑल्दो सर, जैसे मैं इनकी जो इन्होंने कहा उसको सिंप्लीफाई करना चाहूँ, माताजी और पिताजी दोनों जॉब में, माताजी मैडम की माताजी टीचर हैं और पिताजी सीआरपीएफ में। तो माताजी ने बहुत स्ट्रगल देखा है, पिताजी बहुत दूर दूर पोस्टिंग हुई, जैसे अभी जम्मू में है, पहले कहीं सिक्किम में थे, दिल्ली रहे हैं। तो इस वजह से माताजी का लगाव था कि बिटिया मेरे पास रहे, क्योंकि ऑल मतलब देख रही हैं पिताजी की पोस्टिंग, इस वजह से शायद माताजी का इतना मन था। लेकिन पिताजी ने हमेशा से यूनिफॉर्म पहनी है, तो उनको यूनिफॉर्म में ही बहुत अच्छा लगता है कि वो चाहेंगे कि यूनिफॉर्म ही बिटिया पहने, तो फिर इसलिए शायद पिताजी ने ज़्यादा मोटिवेट किया और पिताजी विन कर गए। दोस्तों, बहुत बरस पहले मैंने एक बात पढ़ी थी कि इंडिपेंडेंस एंड लॉ एंड ऑर्डर आर नॉट फ्री, दे कॉस्ट सोल्जर्स एंड दे कॉस्ट यूनिफॉर्म्स। तो वो बात एकदम सही और सटीक बैठती है यहाँ पर कि यूनिफॉर्म वाले लोग अगर हमारे आसपास मौजूद हैं, हमारे इस सोसाइटी में मौजूद हैं, तो यूँ समझिए कि बाहर और अंदर दोनों तरफ के खतरों से हमें निपटने में पूरी तरह आसानी होती है। और स्वाभाविक सी बात है कि अगर ये लोग हमारे साथ हैं तो हम तो फिर, है ना, मतलब कुछ भी कर सकते हैं। नितिन, पढ़ाई के बारे में आप बताइए। आप मुझसे लगभग 4-5 सालों से कनेक्टेड रहे। मैंने आपसे आपके पर्सनल लाइफ के बारे में भी, इससे पहले भी काफ़ी कुछ जाना है, और आपके एजुकेशनल और आपके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में भी थोड़ा चीज़ें बताइए जो आप शेयर कर सकते हैं हमारे साथ। और बताइए कि आप जब आप तैयारी कर रहे थे उस टाइम पर क्या स्ट्रैटेजी अपनाते थे बेसिकली, और उसके बाद हम मैम पर भी आएंगे कि आप दोनों की स्ट्रैटेजी क्या ऑलमोस्ट सेम होती थी या डिफरेंट। और हाँ, मैं ये पूछना तो नहीं भूलूंगा कि आप लोग मिले कैसे, पर फिलहाल अभी तो हम लोग चर्चा कर लें कि कैसी स्ट्रैटेजी थी आपकी पढ़ाई में। एक्चुअली सर, हम 2 भाई 1 बहन हैं, माताजी हैं पिताजी हैं। तो पिताजी हमारे भी पुलिस डिपार्टमेंट में ही हैं, हमारे हमसे बड़े भाई हैं वो भी पुलिस डिपार्टमेंट में हैं, माताजी गृहिणी हैं, बहन छोटी है, अभी पढ़ रही है, स्कूलिंग कर रही है। तो जब मैंने सर 2020 में अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, तो उसके बाद 21 में फॉर्म आई यूपीएसआई के। उससे पहले भी मैं कई बार जैसे डिफेंस की तैयारी कर रहा था। मैंने यूजुअली यूनिफॉर्म जॉब की ही तैयारी करी है शुरुआत से ही, पहले डिफेंस की करी। फॉर्म आया 2021 में, तो पिताजी का भी कहीं ना कहीं बहुत साथ रहा है। मतलब उन्होंने ऑलमोस्ट मुझे इस तरफ ढाला है कि आप इधर जाओ। उन्होंने मतलब मेरे सबसे बड़े मार्गदर्शक मेरे पिताजी हमेशा से रहे। जो मैं आज यहाँ हूँ, मैं सिर्फ अपने पिताजी को श्रेय देना चाहूँगा सबसे ज़्यादा। बाकी श्रेय तो सर सबका है, हर वो व्यक्ति जो मेरे जीवन में रहा है, सबका श्रेय इक्वल है। बट अगर सबसे बड़ी बात है तो पिताजी की वजह से मैं आज यहाँ हूँ। तो सर जैसे फॉर्म आए तो पिताजी ने पहले मुझे मोटिवेट किया कि मतलब उन्होंने चैलेंजेस बताया, उन्होंने सुविधाएं बताई, उन्होंने बताया कि कैसे क्या काम करते हैं, कैसे रहा जाता है, कैसे आपकी लाइफ होगी आगे इस जॉब में। तो सबसे पहले फॉर्म आया, फॉर्म का जो प्रोसेस होता है उसके बाद फॉर्म भरा।
जो मेरी स्ट्रेटजी रही पढ़ने की, सर मैं पहले कोई भी एग्ज़ाम होता है पहले मैं उसका सिलेबस पढ़ता हूँ, नोटिफिकेशन से ही उसका सिलेबस पढ़ता हूँ, टॉपिक वाइज वो लिखता हूँ कि मुझको क्या क्या टॉपिक कवर करने हैं। वो मैं फर्स्ट पेज पे ही, अगर मैं सब्जेक्ट वाइज कॉपी बना रहा हूँ तो मैं फर्स्ट पेज पे ही वो मेंशन करता हूँ कि मुझे क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं। फिर मैं हर टॉपिक के गो थ्रू होऊंगा, जितने भी टॉपिक आएंगे, जैसे हिंदी में हुआ समास है, पर्यायवाची, विलोम, जो भी है, ये तो एग्जांपल है, मतलब जो भी है उसका टॉपिक मैंने फर्स्ट पेज पे लिखे, फिर मैंने टॉपिक बाय टॉपिक वो टास्क कंप्लीट किया। जैसे ही मेरे सारे सब्जेक्ट के मतलब टॉपिक कंप्लीट हो गए, टॉपिक सारे हो गए, उसके बाद मैं रिवीजन करता हूँ। सर रिवीजन बोले तो जैसे मुझे कहीं से भी मिल जाए, मैं जैसे मैटर ये नहीं करता कि आपने कौन सी बुक से रिवीजन किया है, आपने कितनी बुक्स रिवाइज कर ली हैं। मैटर ये करता है हम जिस चीज़ के लिए करें, जैसे हम एक बुक ले रहे हैं तो उस पर कितना फोकस्ड है, उस पर कितना डेडिकेटेड है, ये मैटर करता है। यही हमारी स्ट्रेटजी रहेगी आगे तक भी, कि हम कितना, मतलब ये हमारे लाइफ की भी स्ट्रेटजी एक तरीके से बताएं कि हम एक चीज़ पे अगर हम उस चीज़ को लगन से चाह लेते हैं तो हम कितना फोकस्ड है। ये हमारी ईमानदारी और ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि हमें उस पर फोकस्ड रहना चाहिए हमेशा। तो सर जैसे मैंने हिंदी कंप्लीट कर ली, हिंदी मैंने कंप्लीट करने के बाद एक कोई बुक ले ली प्रैक्टिस सेट की। जैसे मैंने सर जितने भी PYQs थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे, मैंने सारे डाउनलोड करके हार्ड कॉपी निकाल के मैं लगाता था। लिटरली मैं पेपर वाइज पेपर, जैसे शिफ्ट वाइज शिफ्ट पेपर मुझे अगर मिल गया यूट्यूब पे या कहीं से गूगल से, मैंने गूगल करके निकाल लिया, तो मैंने हार्ड कॉपी निकाल के क्वेश्चन बाय क्वेश्चन, मतलब मैंने सर अगर जैसे हिंदी की तैयारी करें तो मोर देन 1400-1500 क्वेश्चन लगाए होंगे। गुड। मतलब अगर रिवीजन किया तो मैंने लग कर किया। यही सर मेरी स्ट्रेटजी हमेशा आगे भी हर सब्जेक्ट में यही स्ट्रेटजी रही है कि अगर, और उसके बाद जैसे रिवीजन है, प्रैक्टिस सेट, मतलब प्रैक्टिस इज मोर पावरफुल देन स्टडिंग समथिंग। अगर आप पढ़ रहे हो तो आप उतना नहीं सीख रहे हो, अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको चैलेंजेस पता लग रहे हैं ना, किस तरीके से किस क्वेश्चन को किस तरीके से बनाया जा सकता है, कोई हमसे किस तरीके से पूछेगा। तो सर प्रैक्टिस से हमें ये पता लग रहा था। तो प्रैक्टिस में डिफिकल्टीज आती हैं कि हमें ये नहीं आ रहा, डिमोटिवेट भी होते हैं। जब हम अप टू डेट, जैसे कोई जैसे क्वेश्चन पेपर है वो कोई शिफ्ट का बहुत इजी है, कोई शिफ्ट का बहुत टफ है, तो जब हम इजी टू टफ जाते हैं तो फिर हमें लगता है यार हमने तो कुछ पढ़ा ही नहीं अभी। तो उस समय हमें खुद को मोटिवेट करना पड़ेगा सर, खुद को देखना पड़ेगा, नहीं पढ़ा तो अब पढ़ ले रहे हैं, समय नहीं निकला है ना अभी, बिल्कुल अब पढ़ लेंगे। अब पढ़ लेंगे मतलब वो टॉपिक जो नहीं आया उसको मैंने रिवाइज किया है, उसको जब दोबारा आया तो मुझे ये नहीं रहा कि मैंने ये पढ़ा नहीं। ऐसे ही सर जो भी टॉपिक नहीं कवर हो पाए उसको मैंने इसी तरीके से कवर अप किया। बिल्कुल। जब आप इनको सुनते हैं तो लगता है कि किस तरह से मेहनत करनी रिक्वायर्ड है वास्तविकता में। जब भी तैयारी करने के लिए हम शुरुआत भी करने जाते हैं, हम क्लासेस देख करके सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं, रिवाइज करते नहीं। और एक योद्धा कभी भी मैदान में जाए बिना युद्ध का अभ्यास किए तो समझिए उसका हारना तय है। अभ्यास बहुत ज़रूरी है। स्पीड, एक्यूरेसी, टाइम मैनेजमेंट, कॉन्फिडेंस, ये सब कुछ अगर हमें कहीं से मिलता है तो वो है प्रॉपरली टेस्ट सीरीज लगाने से, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करने से और ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने से, ताकि हम एग्जाम में बैठने के पहले पहले रियल टाइम एग्जाम वाली कई बार फील ले चुके हों, जिसके बाद हमें एग्जाम में बैठना भी नॉर्मल ही लगे। मैम आप भी इस बात से एग्री करते हैं? जी बिल्कुल। तो आपने तैयारी के दौरान कौन कौन से हर्डल्स फेस किए बाय द वे? मैंने सबसे पहले, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरे पापा चाहते थे कि मैं यूनिफॉर्म में आऊँ, मेरे पापा मुझे यूनिफॉर्म में देखना चाहते थे, तो इसलिए मैंने इसकी तैयारी स्टार्ट की। मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले इसके लिए एक PYQ लाई, उसमें जितने भी PYQs थे मैंने सबसे पहले मैंने टारगेट बनाया कि मुझे ये सारे सॉल्व करने हैं। सारे सॉल्व करके फिर मैं क्या करती थी, पहले मैं टाइमर लगाती थी, जैसे कितने घंटे का एग्ज़ाम है और नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, ऑनलाइन है या ऑफलाइन है, ये सारी चीज़ें मैंने पता की। फिर मैंने टाइमर लगाया, फिर एक टाइमर के अकॉर्डिंग मैं सारे पेपर सॉल्व करती थी। सॉल्व करने के बाद मैं उसमें से देखती थी कि इसमें ऐसा कौन सा टॉपिक है जो टॉपिक मुझे नहीं आ रहा, या जिस टॉपिक से बार बार क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, तो उस टॉपिक को मैं अलग लिखती थी और अलग लिख करके उसको मैं सर्च करती थी यूट्यूब पे, मतलब ऑनलाइन माध्यम में कहीं भी देखती थी। तो ऐसे मैंने किया है अपनी तैयारी। और एग्ज़ाम का तो ये था कि हाँ कि मैं पढ़ के कर लूँगी। मेरे लिए मेन चैलेंज था मेरा फ़िज़िकल, क्योंकि मैंने फ़िज़िकल पे कभी भी ध्यान नहीं दिया, कभी भी नहीं दिया। मतलब इनफैक्ट मैंने कभी भी किसी भी रनिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया,
आउटडोर वाले मैंने कोई भी गेम्स नहीं खेले। मैंने जैसे इंडोर वाले ही होते हैं, चेस और बैडमिंटन खेला है, लेकिन वैसे रनिंग वाले नहीं किए। और इसमें क्या था, मेरे लिए मेन चैलेंज था फिज़िकल। फिज़िकल में मुझे, मेरे फैमिली वालों को भी पूरा विश्वास यही था कि फ़िज़िकल में क्या होगा, इसका फ़िज़िकल में नहीं हो पाएगा। लेकिन मैंने पापा की आंखों में जो आशा देखी कि वो देखना चाहते हैं मुझे कि मेरी बेटी यूनिफॉर्म में आए। सबके लड़के आते हैं यूनिफॉर्म में, लेकिन जब एक लड़की यूनिफॉर्म में आती है तो उसकी अलग, उसका रुतबा अलग ही होता है। तो उस पापा की आशा को देखते हुए मैंने बहुत मेहनत की। मेरे लिए पढ़ाई तो थी टफ, लेकिन उससे भी टफेस्ट था मेरे लिए फिज़िकल। बिल्कुल सही बात है। मुझे प्रांशी मैम से बात करते हुए अचानक से एक बात याद आती है। आमतौर पर योद्धा बनने का या यूनिफॉर्म पहनने का आज़ादी के बाद से स्वाभाविकतः सेनाओं में जाने का और पुलिस में जाने का मेल डोमिनेंट एरिया रहा है। ये मतलब पुरुष प्रधान एरिया रहा है। यहाँ पर तो आमतौर पर हम लोगों ने देखा कि हमारे पिताजी, हमारे चाचा जी या हमारे मामा जी या हमारे नाना जी ही पुलिस में होते थे। बहुत कम हमने सुना है कि हमारी मौसियाँ या हमारी मम्मी या हमारी ताई कोई भी पुलिस में रही हों। पर मुझे लगता है कि ये जो थर्ड जनरेशन है, इसके बाद से ये सारी की सारी मिथ टूटने वाले हैं। और जब ये मिथ टूटेंगे तो मुझे प्रेमचंद जी की कही हुई एक बात याद आती है कि पुरुष में थोड़ी पशुता होती है, अगर वो संपूर्ण रूप से खत्म हो जाए तो नारीत्व को प्राप्त हो जाएगा। तो ये बात तो बिल्कुल सही है। समाज को मातृ प्रधान देखा है हमने, हड़प्पा सभ्यता में भी देखा, और उस समय समाज जिस तरह से चला होगा, वास्तविकता में हम उसके बारे में पढ़ नहीं पाए, वो अलग मसला है, पर जिस तरह से समाज चला होगा वास्तव में समृद्ध तो रहा ही होगा। अच्छा चलिए, ये तो हमारी चर्चा का विषय हुआ कि आपने तैयारी और हर्डल किस तरह के फेस किए। लेकिन जॉब लाइफ में, मतलब पहली पोस्टिंग, ट्रेनिंग किया आपने तो ट्रेनिंग गोरखपुर से की और मैम आपने मेरठ से। ट्रेनिंग के दौरान तो जो हर्डल्स आए आपको, उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, पर जॉब लाइफ में जब पहली पोस्टिंग आई उसके बाद से क्या? तो सबसे पहले नितिन आपसे शुरू करते हैं, फिर मैम आप पे आएंगे। सर, जब जैसे मैं 17 मार्च में 2024 को हमारी पोस्टिंग लखनऊ में हुई। ओके। तो उसके जस्ट थोड़े दिनों बाद चुनाव थे। तो ऐसा होता है सर, जैसे चुनाव होता है तो मैक्सिमम जो फोर्स होता है वो चुनाव ड्यूटीज़ में लग जाता है। तो जो लोकल की लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी होती है वो बहुत सीमित फोर्स में करनी पड़ती है। फोर्स बहुत सीमित है, काम बहुत ज़्यादा है, क्योंकि और चुनाव भी रहता है तो सर अलग से प्रेशर भी रहता है हर चीज़ का। तो जब मैं गया शुरुआत में तो रहने में बड़ी दिक्कत होती है सर, कहीं एडजस्ट करने में। जैसे पोस्टिंग हुई, ट्रेनिंग में तो चलो हमको सब कुछ अवेलेबल था एक ही जगह पे कि खाना भी हमको मिलेगा इस टाइम पे, हमको रहना भी यहाँ है। लेकिन जब हम पोस्टिंग में जाते हैं तो हमको खुद सब कुछ देखना पड़ता है, खुद सब कुछ करना होता है और अपने टाइम के अकॉर्डिंगली करना है, क्योंकि जॉब तो फिक्स है ना, हमें करनी है। जिस टाइम पे जहाँ मेरी ड्यूटी है मुझे जाना ही है। मतलब ये डेडिकेशन भी होना चाहिए कि जहाँ मुझे फिक्स है उतना मुझे करना ही है। तो सर्वप्रथम तो सर रहने में बड़ी दिक्कत आई, खाने की बड़ी दिक्कत आई। लेकिन सर धीमे धीमे, जैसे हमारे सीनियर्स ही होते हैं, हमारे थाना प्रभारी होते हैं, बहुत सपोर्टिव होते हैं सर। बहुत सपोर्ट करते हैं अपने जूनियर्स का शुरुआत में चीज़ें सिखाने में कि आपको कैसे फॉलोअप लेना है, और उनके साथ रहने से आपको थोड़ी हिम्मत आती है। हिम्मत इन द सेंस सर सीख मिलती है कि हमें कोई भी सिचुएशन अगर ये आ गई तो हम कैसे हैंडल करेंगे। जैसे कहीं कोई एक्सीडेंट हुआ है सर, सपोज एक इंसिडेंट ले लेते हैं कि रोड पर एक एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट का इम्पैक्ट बहुत तगड़ा था कि अब जीने मरने वाली स्थिति पे, सिचुएशन पे हैं। तो वहाँ मैक्सिमम लोग इंतज़ार करते हैं पुलिस आएगी, पुलिस आएगी तो अपना काम करेगी। हमारा काम, मतलब आजकल जहाँ तक मैंने इस चीज़ को ऑब्ज़र्व किया है कि हमारा काम मोबाइल निकाल के वीडियो बनाना है, उसको पोस्ट करना है, उससे लाइक्स लेने हैं। तो और सर जैसे अच्छा, मतलब ह्यूमैनिटी, जिसको गुड ह्यूमैनिटी बोलते हैं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई अगर आपके द्वारा जैसे पुण्य किए गए हैं तो आपको कहीं ना कहीं उसका ज़रूर फल मिलेगा। तो अगर मैं सर इन सब के बजाय अगर उसकी हेल्प करता हूँ, जैसे लोगों में मिथ होती है कि अगर कोई एक्सीडेंट हुआ है, कोई सिविलियन अगर उसकी मदद कर देगा तो इन्वेस्टिगेशन में पुलिस उसको इन्वॉल्व करेगी। लेकिन सर ये गुड समैरिटन का जो वो पॉइंट होता है, और सुप्रीम कोर्ट की अपनी गाइडलाइन भी है कि
अगर कोई किसी की हेल्प एक्सीडेंट या सिविलियन करता है एक्सीडेंट के दौरान, तो उसमें पुलिस उसको इन्वॉल्व नहीं करेगी। अगर आपने मतलब सर्वप्रथम तो आपने ही चीज़ें ऑब्जर्व करी ना, क्या हुआ कैसे हुआ, ये तो आपको बताना ही पड़ेगा, ताकि आगे की चीज़ें खुद से अंडरस्टैंड की जाए, खुद से कैसे किस डायरेक्शन में ले जाना है चीज़ों को, ये देखा जा सके। तो सर जैसे मैं इस इंसिडेंट से केवल ये बताना चाहता हूँ कि अगर कहीं हमको लगता है सिचुएशन बहुत क्रिटिकल हो रही, तो हमें इंतज़ार नहीं करना है किसी का। हम खुद एक मानव हैं, हमें अपनी मानवता को उजागर करना है। और मतलब बहुत कमी है मानवता की इस संसार में। आप जितना ह्यूमैनिटी दिखा सकते हो, जितना ह्यूमन नेचर आप स्प्रेड कर सकते हो लोगों के बीच, जैसे अगर आप मान लीजिए उसकी हेल्प कर देंगे, तो शायद आपको देखकर 4 लोग और हेल्प करेंगे। बिल्कुल। वो केवल एक पुश की ज़रूरत, वो पुश की एक ज़रूरत मांग रहे हैं, एक पुश चाहते हैं कि हमें एक पुश मिले, तो वो हेल्प करेंगे। तो एक किसी ना किसी को तो योद्धा बनना ही पड़ेगा। आपको उठाना ही, मतलब वो चीज़ तो आपको हैंडल करनी पड़ेगी। अगर नहीं करेंगे तो कभी हमारे साथ भी वो सिचुएशन हो सकती है, और हम भी यही उम्मीद करें कि हमें सबसे जल्द हेल्प चाहिए। इस कंडीशन में हेल्प सबसे जल्दी चाहिए। तो आप उस चीज़ का इंतज़ार नहीं करो ना, आप खुद इतना आगे बढ़ो, आप खुद हेल्प करो। बाकी पुलिस तो आएगी ही सर, पुलिस लॉ एंड ऑर्डर देख ही रही है, पुलिस ज़रूर आएगी। बिल्कुल सही बात है, पुलिस पहुंचेगी। और मैम से अभी हमें डिस्कशन करना ही था कि मैम, वैसे बीइंग अ फीमेल, आपको क्या हर्डल्स लगते हैं आपकी जॉब में? जैसे तैयारी के दौरान तो आपको बहुत अच्छा सपोर्ट मिला फैमिली से, एंड इनफैक्ट आपकी मम्मा और आपके पापा दोनों लोग देख करके आपको यूनिफॉर्म में बहुत खुश हुए। लेकिन जब आपकी पहली पोस्टिंग हुई, और पहली पोस्टिंग के बाद आप कितने खुश थे, और फिर जॉब लाइफ में जाते जाते ऐसा नहीं लगने लगा यार कुछ ज़्यादा ही हेक्टिक हो गई ये जॉब? तो क्या लगता है मैम आपको? पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि पोस्टिंग से पहले हम गए थे ट्रेनिंग में। तो जो मेरा फर्स्ट डे था ट्रेनिंग का, वो मेरे लिए ऐसा था कि जैसे ड्रीम कम्स ट्रू। जब से मेरे पापा ने मुझ पर विश्वास किया, तब से वो मेरे लिए ड्रीम बन गया, और जब मैंने इसे पूरा किया तो वो मेरे लिए यही था, ड्रीम कम्स ट्रू। और पहले दिन जब मैंने देखा मेरठ में ट्रेनिंग सेंटर, वहाँ के लोगों से मिली, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत न्यू चीज़ थी। मेरा पहला जो चीज़ ये थी कि जो पहले पढ़ाई करती थी, मैं तैयारी करती थी, कितना स्ट्रेस में रहती थी कि मुझे जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी, क्या होगा, मम्मी पापा की कितनी उम्मीदें हैं, मतलब ये सब मैं कैसे पूरा करूँगी। तो पहली बात तो वो चीज़ को मैंने पा लिया। मैंने मम्मी पापा की उम्मीदों को भी पूरा किया, खुद के लिए भी एक अच्छा फ्यूचर बनाया, तो इस चीज़ की टेंशन हट गई। ठीक है, फर्स्ट टाइम मुझे ये लगा कि मैं ट्रेनिंग पीरियड में अब तो मैं एंजॉय करूँगी। ये केवल मेरे माइंड में था, लेकिन रियलिटी ये थी कि जब मैं गई फर्स्ट डे सही था, सब नॉर्मल था। सेकेंड डे सारी लिस्ट आ गई कि आपको क्या क्या करना है। आपको 4 बजे उठना है। जो मैं उठती थी 8 बजे 9 बजे, मैं रात में पढ़ने वाली लड़की हूँ कि मैं रात में पढ़ सकती हूँ 2 बजे, लेकिन सुबह 4 बजे नहीं उठ सकती थी। और ट्रेनिंग सेंटर में सबसे पहले जा कर के मेरे लिए यही चैलेंज था कि 4 बजे आपको उठना है, रेडी होना है, 5 बजे से आपको फॉल इन हो जाना है। और जब हमारी ट्रेनिंग पे जब हम गए, मार्च का टाइम था उस टाइम पे, और उस टाइम पे सुबह 5 बजे अंधेरा था, कोहरा था। मेरठ में हुई है मेरी ट्रेनिंग, तो वहाँ पे ठंड ज़्यादा होती है। उत्तर भारत, हाँ, उत्तर भारत में ठंड ज़्यादा होती है। और जहाँ मैं रहती हूँ, लखनऊ, कानपुर, वहाँ पे इतनी ठंड नहीं है। मतलब है ठंड, लेकिन एज़ कम्पेयर टू मेरठ और यहाँ के एरिया, यहाँ पे ज़्यादा ठंड है। तो आकर के पहली बात तो हमसे ठंड ही बर्दाश्त ना हो, दूसरी बात उसमें रनिंग भी करनी है, सुबह सुबह उठना भी है, तो ये चीज़ भी बहुत चैलेंजेस थे। इस ट्रेनिंग ने हमें स्ट्रॉन्ग बनाया, फिज़िकली स्ट्रॉन्ग बहुत ही ज़्यादा, और स्टडीज़ भी होती थी, पढ़ाई भी होती थी। तो उस टाइम पे तो हम केवल पढ़ रहे थे, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं कर पा रहे थे। हम लोगों ने जो प्रैक्टिकल किया है वो किया है हमारी पोस्टिंग होने के बाद। जब मेरी पोस्टिंग हुई, तब धीरे धीरे हम लोग को यहाँ पे केसेस मिलना स्टार्ट हुए। जैसे मेरे पास सबसे ज़्यादा महिलाओं से रिलेटेड केसेस आते हैं। तो महिलाओं में एक चीज़ मैंने देखी है कि ये क्या है, महिलाओं की प्रॉब्लम ये होती है कि फैमिली मैटर्स ज़्यादा होते हैं। हस्बैंड से झगड़े, और मम्मी पापा से झगड़े, ससुराल वालों से झगड़े, तो यही केसेस मेरे पास ज़्यादा आते हैं। तो ये सब केसेस भी आते हैं दोस्तों। अगर आप लोग भी मेरी तरह शादीशुदा हो तो थोड़ा सावधान रहो। बहरहाल, मैं बीच में रोकने के लिए माफ़ी चाहता हूँ मैम, प्लीज़ कंटिन्यू। हाँ, एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी, जैसे आपने बोला कि ये सब केसेस भी आते हैं, यही सब केसेस महिलाओं के ज़्यादा आते हैं। और एक महिला क्या चाहती है, मैं ये भी बता देती हूँ।
जितने केसेस मेरे पास आते हैं उतने में से 80%, 20% की बात नहीं करूँगी, 20% तो ज़्यादा ही सीरियस होते हैं, लेकिन 80% केसेस तो ऐसे हैं, अगर आप उन महिला से अच्छे से प्यार से बात कर लो, वो मेनली आपसे प्यार चाहती हैं, एक सपोर्ट चाहती हैं कि आप उनको सपोर्ट करो, प्यार से बात करो, उनके केसेस वहीं पे ख़त्म हो जाएंगे। बस हस्बैंड को समझा दो, देखो आपको ये करना है, आपको अपनी वाइफ को टाइम देना है। मेनली क्या होता है, हस्बैंड शादी से पहले कुछ अलग ही होता है, वो टाइम ले करके अपनी वाइफ के पास जाता है, और जब शादी हो जाती है तो वो उस टाइम को हटा देता है कि वाइफ तो मेरे पास आ गई, अब तो कहने के लिए तो सारा टाइम ही उसका है, लेकिन वो प्रॉपर टाइम उसको नहीं देता है। तो मेरी शिकायत यही होती है कि मेरा हस्बैंड मुझे टाइम नहीं देता है, ये फ़ोन में लगे रहते हैं, ड्यूटी से आते हैं बस फ़ोन चलाते हैं, फैमिली वालों को कोई बातें नहीं, हम लोग कहीं घूमने नहीं जाते। मेनली इस वजह से, बताइए ये कहने के लिए कितनी छोटी सी बात है, लेकिन इन सब छोटी छोटी बातों को लेकर के महिलाएं थाने में भी आ रही हैं। दोस्तों, मैम बता रही थी और मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरी पत्नी ही मुझसे कह रही हो कि तुम शादी के पहले बिल्कुल अलग इंसान थे और शादी के बाद बिल्कुल अलग इंसान हो गए हो। तो मैं इस पॉडकास्ट के माध्यम से भी प्रॉमिस कर देना चाहता हूँ, अगर आप देखेंगी इसको, मैं समय निकाल लेता हूँ। कई बार हमारे ऐसे मित्र आ जाते हैं जिस वजह से हम थोड़ा बिजी हो जाते हैं, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल मैम। तो महिलाओं के साथ ये जो केसेस होते हैं, जैसे आपने 20% सीरियस केसेस की बात कही, इन केसेस को आप कैसे हैंडल करती हैं? जैसे आमतौर पर डाउरी से रिलेटेड केसेस हैं, या लेट से फैमिली मैटर्स में जिसमें बड़े भाई छोटे भाई के बीच में कोई विवाद हो गया, जिस वजह से वो महिलाएं जो कि किसी दूसरे घर से आई हैं उनको पिस जाना पड़ता है बीच में। तो इन केसेस को आप कैसे हैंडल करते हैं? फिर इसमें क्या अप्रोच होता है पुलिस का, और एक सोसाइटी को भी क्या आपकी तरफ से संदेश होना चाहिए कि बीइंग अ फीमेल आपको क्या क्या मेजर्स लेने चाहिए जिससे ये केसेस भी कम हो सकें और समाज एक सही दिशा में जा सके बेसिकली? हाँ, ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। इस चीज़ के बारे में मैं वैसे भी बात करना चाहती थी। आजकल मैं देख रही हूँ डाउरी के केसेस पहले से तो बहुत कम हुए हैं। पहले ये केसेस बहुत ज़्यादा आते थे डाउरी। ये मेनली मुझे लगता है कि ये गांव के एरिया में ये आज भी उतनी ही तेज़ी से प्रचलित है, अभी भी उतनी ही है, बहुत ही कम इसमें गिरावट हुई है। और देखा जाए शहर में आजकल डाउरी के केसेस बहुत ही कम हो गए हैं। ये चीज़ एक बहुत ही पॉजिटिव चीज़ है, क्योंकि लोग एजुकेटेड हो रहे हैं, लड़के एजुकेटेड हो रहे हैं, वो चाहते हैं कि एक हमें पार्टनर मिले जो हमें सपोर्ट करे, फाइनेंशियली भी, इमोशनली भी। तो अगर मुझे लगता है कि आप अपनी बेटी को, अपनी लड़की को, पहले मैं पेरेंट्स से बोलना चाहूँगी कि सबसे पहली बात कि आप अपनी बेटी को इतना पढ़ाइए कि वो खुद अपने पैरों पे खड़ी हो सके, खुद ऐसी नौबत ही ना आए कि आपको दहेज देना पड़े। और अगर फिर भी अगर बाई चांस आपकी बेटी नहीं लग पाती है कहीं, या फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हो पाती है, तो आप सबसे पहले फैमिली को ज़रूर चेक करें। लड़के को बाद में, सबसे पहले फैमिली को चेक करें। फैमिली को देखें कि फैमिली कैसी है, फैमिली सपोर्टिव है कि नहीं है, उनका इंटेंशन कैसा है। क्योंकि हस्बैंड वाइफ तो आपस में बात करके सुलझ जाते हैं। हस्बैंड चाहे भले दहेज की मांग ना करे, लेकिन मुझे लगता है फैमिली से प्रेशर इतना आ जाता है, उसके माता पिता से, उनकी एक्सपेक्टेशंस बहुत होती है। जैसे माता पिता भी अपने बेटे को बहुत पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, और अगर उनका बेटा अच्छी पोस्ट में चला गया तो फिर बेटे की तो शायद इतनी एक्सपेक्टेशन ना हो, वो तो सोचेगा कि मुझे एक अच्छी लड़की मिल जाए। लेकिन माता पिता की क्या एक्सपेक्टेशन होती है कि मेरा बेटा इतनी अच्छी जॉब कर रहा है, अब तो मुझे अच्छी बहू मिलेगी, इतना दहेज मिलेगा, कहीं कहीं ये होता है। और उनकी एक्सपेक्टेशन से ही वो इतना अपने बेटे को भी इतना इन्फ्लुएंस कर लेते हैं कि बाद में ये केसेस देखने को मिलते हैं। तो मुझे लगता है कि शादी करने से पहले फैमिली को भी ज़रूर देखें। नहीं, समाज में इस सकारात्मक बदलाव की उम्मीद तो हम भी करते हैं। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बैकग्राउंड से तकरीबन 6-7 सालों से जुड़ा हुआ हूँ, और उसके अलावा भी मैंने बहुत समय तक लगातार, मेरे पिताजी भी शिक्षक हैं तो मैंने भी ये काम देखा है करते हुए अपने घर वालों को। ये बहुत अच्छी बात है कि समाज में एक सकारात्मक बदलाव है, और जो कुप्रथाएं हैं उन कुप्रथाओं को ख़त्म किया जाए। आप भारत के इतिहास को भी उठा करके देखिए, कोई ना कोई महापुरुष जरूर आगे आता था और वो आगे आकर के कुप्रथाओं को ख़त्म करता था। अब वो कुप्रथाएं किसी भी तरह की रही हों, चाहे उसके फेवर में लोग रहे हों उस समय पर, लेकिन उन लोगों को भी समझा करके अंततः कुप्रथाओं को ख़त्म किया गया। विशेषतः चाहे वो नारी को लेकर के हों या हमारे समाज में महिलाओं को लेकर के हों, उनकी पढ़ाई को लेकर के हो, ये सब टैबूज तोड़ने पड़ेंगे। और धीरे धीरे समाज में आया हुआ ये पॉजिटिव बदलाव
आने वाली जनरेशन में डेफिनेटली बहुत ही शानदार काम करेगा। मुझे ऐसा हमेशा से लगता है और मैं बहुत आशावादी हूँ इस चीज़ को लेकर के। नितिन सर और प्रांशी मैम से मिलने के बाद तो बहुत ज़्यादा आशावादी हूँ। तो केसेस के बारे में थोड़ी चर्चा तो करेंगे। अब नितिन सर से थोड़ा ये पूछेंगे कि आखिर ऐसे कौन से केसेस हैं जो इनको मिल गए और ये परेशान हो गए, और साथ ही साथ ये भी पूछेंगे कि कौन इनकी इंस्पिरेशन है। पिताजी तो मार्गदर्शक हैं ही, पर जॉब लाइफ में आने के बाद प्रोफेशनली ये किसको लुकअप करते हैं, तो वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर बनेगा हमारे लिए। तो नितिन सर, प्रोफेशनली आप किसको लुकअप करते हैं, कौन कौन से ऐसे ऑफिसर्स हैं जो आपको खूब इंस्पायर करते हैं, और दूसरी बात ये है कि आप केसेस हैंडल करते हैं तो क्या प्रॉब्लम आती है, मतलब कोई ऐसे टाइप का केस आ गया हो अचानक से लगाओ यार ये क्या ही है। मोस्टली सर मैं जैसे देखता हूँ लोगों को, तो मुझे सबसे अच्छे नवनीत सेकेरा सर एडीजी हैं, तो वो बहुत ज़्यादा पसंद है। पसंद सर इसलिए, बेबाकता एक चीज़ होती है, अगर आप सही हैं तो आप हमेशा सही रहेंगे। आप पे कोई कितना भी प्रेशर बना ले, सही चीज़ करने के लिए आप किसी के इंडिपेंडेंट नहीं रहेंगे, मतलब किसी डिपेंड नहीं रहेंगे। आप जो सही कर रहे हैं उससे किसी दूसरे को कितना फ़ायदा मिल रहा है ये आप सोच कर सही करिए। गलत तो दुनिया कर ही रही है, गलत ना होता तो वो हमारे पास क्यों आता। बिल्कुल। अगर वो सही की उम्मीद भी उन्हीं से कर लेगा तो मेरी तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो मोस्टली लोग मुझसे यही चाहते हैं, हम सबसे, जैसे हम डिपार्टमेंट से यही चाहते हैं कि इनको देखकर इनसे, अब पुलिस के पास कोई आता है तो बहुत उम्मीद लेके आता है कि मेरी प्रॉब्लम सुनेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। तो सर सबसे पहले तो हमारे दिमाग में यही रहता है कि जिसकी जो भी आया है उसकी पहले पीड़िता की प्रॉब्लम सुनिए, उसको 50% सेटिस्फेक्शन वहीं से मिलेगा कि आप उसकी बात सुन लो। आप सर्वप्रथम उसकी बात सुनिए और वो फिर मुझसे क्या उम्मीद कर रहा है उस दिशा में काम करिए। अगर वो सही है तो आप सही करिए, अगर गलत है तो साफ बता दीजिए ये गलत है, ये मेरे स्तर से नहीं हो सकता है। मतलब आप किसी को उम्मीद मत दीजिए कि मैं गलत भी करूँगा, आप हमेशा एक पॉजिटिव माइंडसेट रखिए। यही चीज़ मुझे पसंद भी है सर। ऐसे ही अपनी जितनी भी इन्वेस्टिगेशन होती है उनके लिए मैं आगे बढ़ता हूँ। बाकी सर इस समय सबसे ज़्यादा हमें जो अवेयर रहना है वो साइबर फ्रॉड से रहना है। इस जनरेशन में बहुत ज़्यादा, मतलब सोशल मीडिया का दौर है ये इस जनरेशन में, और साइबर फ्रॉड जो है सर वो बहुत ज़्यादा इंडिया में बढ़ रहे हैं, ऑल ओवर वर्ल्ड में ही बढ़ रहे हैं इनफैक्ट। तो साइबर फ्रॉड से सर हमें बचने के लिए बहुत सारी चीज़ें जो देखनी पड़ती हैं, जैसे कोई भी, जैसे नॉर्मल एक ले लेते हैं व्हाट्सअप का कोई भी हैक्ड वर्जन होगा, लोग जानते नहीं हैं, चीज़ों को समझते नहीं हैं, उसको शेयर करते हैं। अगर आप, जैसे मैं ही अपनी जगह रख के देखता हूँ कि मैंने किसी ने मुझको व्हाट्सअप को कोई वर्जन भी शेयर किया, इनफैक्ट वो प्ले स्टोर पे अवेलेबल है और ऑथेंटिक वेबसाइट से अवेलेबल है, फिर भी मैंने किसी के शेयर किए हुए व्हाट्सअप को इंस्टॉल कर लिया किसी लालच में, प्रीमियम के लालच में। शायद ये कुछ हमें, जैसे अगर व्हाट्सअप नहीं, हम किसी भी, जैसे कोई भी साइट हो जाए जिसमें प्रीमियम मिलता है, स्पॉटिफाई ले लेते हैं, स्पॉटिफाई में प्रीमियम देती है, तो हम ये सोचते हैं कि हमें इतना पैसा देना पड़ेगा ईयरली, हम प्रीमियम ना लेके कोई क्रैक्ड वर्जन टाइप, तो हम गूगल पे टाइप करेंगे, हम ढूंढेंगे, हम सारा दिमाग उसमें लगा देंगे कि हमें क्रैक्ड वर्जन मिल गया। वो हमसे बहुत सारी चीज़ें मांगता है अलाउ करने के लिए, हम पढ़ते नहीं हैं, हम इतना इंटरेस्टिंग, मतलब हम इतना खुश हो जाते हैं कि हमें ये मिल गया है, अब हम अपनी इच्छाएं पूरी कर लेंगे। हम क्या चाह रहे हैं, स्पॉटिफाई से हमें फ्री में गाने बिना ऐड के मिलते रहे, बस ये चाह रहे हैं। तो हम उस खुशी के लिए पढ़ेंगे नहीं क्या चीज़ हम अलाउ कर रहे हैं, वो हमसे हमारे पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए बोलता रहता है और हम अलाउ करते रहते हैं। तो एक तरीके से उसने हमारे मोबाइल को, उसने हमारे माइंड को अप्रोच कर लिया, जो वो चाहता था उसने वो पूरा किया। अब फिर वो जो चाहेगा हम सिर्फ देखेंगे, वो करेगा। तो इस, मतलब ये एक तरीके का अवेयरनेस है कि साइबर फ्रॉड से बचने के लिए, जैसे कई इस समय सर कुछ केसेस आ रहे हैं, जैसे फोटोज़ होती हैं, हम लगा लेते हैं अपने में ऑलवेज अलाउ, जैसे डाउनलोड पे ऑप्शन आता है वाईफाई एंड सेलुलर डाटा का, तो हम अपने आप ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जाती हैं जो फोटोज़। तो आजकल फ़ोटोज़ में क्या हो रहा है, फ़ोटोज़ में ही सर ऐप लग के आता है, मतलब अटैच होके आती है फाइल फ़ोटोज़ की। हम बिना सोचे समझे कोई भी फ़ोटो क्लिक करते हैं, वो फाइल हमारे में आ जाती है। वो फाइल इतनी करप्ट होती है कि वो हमारा फ़ोन का सारा डेटा दूसरे को ट्रांसफ़र कर सकती है, जो मेलवेयर। हाँ, लाइक मेलवेयर। वो जो चाहेगा वो हमारे फ़ोन से इन्फॉर्मेशन ले सकता है, हमारी पर्सनल लाइफ,
और हमारी जो भी लाइफ है, जिस तरीके से हम अपने कार्य कर रहे हैं, वो सारी प्रणाली कार्य की उसके पास चली जाएगी। तो इस चीज़ से बहुत अवेयर रहना है सर। ये बात तो सही है, साइबर फ्रॉड बड़ा ही खतरनाक, और इस समय तो किसी भी स्तर पर ये लोग जा रहे हैं। और आमतौर पर मैं एक और समाज को ये बात बताना चाहूँगा कि जो हम लोगों की जनरेशन में लोग हैं वो तो फिर भी काफ़ी अवेयर हो जाते हैं। जो हमसे एक जनरेशन ऊपर है, यानी सेकंड जनरेशन है, सेकंड जनरेशन को कई बार समझ में नहीं आ पाता कि एग्जैक्टली कौन सा लिंक है और कौन सा ऑफिशियल ऐप का लिंक है। और उसमें कई बार जब वो कंफ्यूज होते हैं तो कई बार तो वो क्लियर कर लेते हैं हम लोगों से डिस्कस करके, क्योंकि हमारे जो पिताजी हैं, हमारे जो चाचा जी हैं, वो भले ही इतने अच्छे तरीके से अंग्रेज़ी में, इतने अच्छे तरीके से हिंदी में उन चीज़ों को ना समझ पाते हों, पर जो क्लियर नहीं कर पाते वो अक्सर धोखाधड़ी का शिकार होते हैं। तो जब भी आपको ऐसा कोई लिंक मिलता है, जब भी आपको ऐसा कोई ऑफिशियल ग्रुप ज्वाइन करने को कहता है, आप ज़रूर एक बार उस संस्था से कंफर्म करें जिस संस्था में वो आपको ज्वाइन करवाने को कह रहा है। जनरली बैंक्स के नाम पर होता है इस तरह, तो वो ज़रूर आप लोग देखें, ध्यान दें उस पर। तो ये तो चलिए साइबर फ्रॉड की बात हो गई। वैसे आपने बताया कि सिकेरा सर आपके है ना आइडियल हैं और आप देखते हो उनको। डेफिनेटली हमने तो उनकी वेब सीरीज़ भी देखी थी जिसमें उनके बारे में बताया गया था जब वो वेस्ट यूपी के किसी डिस्ट्रिक्ट में पोस्टेड थे, और वो पूरी भौकाल आई थिंक वेब सीरीज़ का नाम था। काफ़ी पहले देखी थी मैंने। डेफिनेटली बहुत इंस्पायरिंग कैरेक्टर थे। मुजफ्फरनगर की, अच्छा अच्छा, हाँ, तो बहुत इंस्पायरिंग कैरेक्टर हैं वो। और वैसे चलिए जॉब लाइफ से हट करके थोड़ा बात की जाए। मतलब यार आप लोग हैं एक ही बैच के, और आप लोगों का शहर भी एक है, मतलब कानपुर से आप भी, और मैम आपकी भी स्कूलिंग कानपुर में। वहीं मिले थे क्या आप लोग एक दूसरे को? मतलब कब, कहाँ, कैसे, अचानक, या फिर पहले से प्री प्लान? नहीं, हमारी फैमिली ने हमें मिलाया था सर। अच्छा। एक्चुअली फैमिली ने अप्रोच किया था एक दूसरे के लिए, फिर फैमिली ने हमें वक्त भी दिया एक दूसरे को। मतलब ये बहुत ज़रूरी है। अगर हम किसी के साथ रह रहे हैं, पूरी अपनी ज़िंदगी बिता रहे हैं, तो हमारी फैमिली ये समझती थी कि इनको वक्त दो पहले एक दूसरे को समझने, क्योंकि सर हम दोनों ही जॉब में, हम दोनों के सामने बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे आगे। हम दोनों को परिवार कैसे रखना है, परिवार कैसे होता है, आगे की जनरेशन को ये सीख भी देनी है ना। हम अब अपने तक तो सीमित नहीं है, हमारे आगे जनरेशन बहुत आगे जाएगी। बिल्कुल। तो फिर बहुत सारी चैलेंजेस थे सर जो हम दोनों ने आपस में डिस्कस किए। उसके बाद फैमिली के ही दोनों तरीके से, दोनों तरफ से हाँ हुई, और फिर हम दोनों साथ हुए। तो बार बार वैलिडेशन के लिए देख रहे हैं कि कहीं कुछ ज़्यादा तो नहीं बोल गया मैं। अच्छा, तो मैम आपको क्या लगा था, मतलब नितिन सर में ऐसी कौन कौन सी क्वालिटीज़ दिखी कि यार लगा कि हाँ यार ये पर्सन है, मतलब गुड टू गो फॉर लाइफ? मुझे तो बहुत सारी क्वालिटीज़ दिखी, जैसे कि मेरे मम्मी पापा ने मुझे इनके बारे में बताया जब हम ट्रेनिंग सेंटर में थे, जब हम ट्रेनिंग कर रहे थे। तो ट्रेनिंग के टाइम पे मुझे बताया इनके बारे में। फिर हम मिले फर्स्ट टाइम। फिर उसके बाद मिलने के बाद तो हमारी, जब हम मिले थे तब ज़्यादा बात नहीं हुई थी क्योंकि फैमिली भी साथ में थी। फिर जब उसके बाद जब हम वापस आए ट्रेनिंग सेंटर में, तब हमारी धीरे धीरे बात करना स्टार्ट हुआ। तो सबसे पहले तो मुझे इनकी आवाज़ बहुत अच्छी लगी। फर्स्ट टाइम जब मैंने बात की तो मुझे इनकी वॉइस लगी कि कितनी काम वॉइस है, मतलब हाँ। तो ये चीज़ अच्छी लगी। दूसरी, इनके बात करने का तरीका बहुत ही ठहराव है बात में, और ये बहुत सारी शायरी सुनाया करते थे उस टाइम पे। जब हम स्टार्टिंग में मिले थे। अब मुझे ये लगता है कि शादी के बाद शायरी थोड़ी कम हो रही है। पहले ज़्यादा थी, अब तो वो शिकायत मतलब वास्तविकता में थी। हाँ, अब होने लगी है, पहले तो नहीं। पहले ये बहुत शायराना अंदाज था इनका, वो चीज़ मुझे अच्छा लगता था। और धीरे धीरे जब हम बात करने लगे, वीडियो कॉल करने लगे, जब हम लोगों ने पहली बार एक दूसरे को वीडियो कॉल में देखा, तो फिर ये हमारा रूटीन बन गया वीडियो कॉल करना। सुबह सुबह जब हम जाते थे परेड पे, तो एक दूसरे से बात करके ही जाते थे वीडियो कॉल करके। और जैसे ही हमें टाइम मिलता था, जैसे रनिंग से लौट के आए, तो सबसे पहले माइंड में यही होता था कि जा कर के मुझे इनसे बात करनी है। और हमें पता है टाइम कितना मिलता था, केवल 5 मिनट या 10 मिनट, केवल बस उतने में ही हमें बात करनी है। फिर तुरंत हमें भाग के जाना है, खाना खाना है, फिर उसके बाद हमें स्कूल जाना है, और स्कूल में मोबाइल अलाउड नहीं था। फिर स्कूल के बाद फिर आना है, तो मुझे मिलता था 1 घंटे का टाइम,
उसमें भी हमें खाना खाना है, ड्रेस चेंज करना है और बात भी करनी है। तो ऐसे हम लोगों ने भाग दौड़ में मुझे लगता है बात की, उतने में ही धीरे धीरे बातें बढ़ी। हम लोग मतलब इनफैक्ट इतनी ज़्यादा बातें करने लगे कि मेरा तो नाम रख दिया मेरे फ्रेंड्स ने मेरा नाम हो गया आशिक आशिक नाम रख दिया मेरा कि हम इतनी बातें करते हैं। नहीं, वैसे और तो जेंडर वाइज देखा जाए तो आशिक इनको होना चाहिए, माशूक आपको होना चाहिए। हाँ, पर- लेकिन पता नहीं क्यों मुझे आशिक रख दिया मेरा नाम। चलिए, दोस्तों की तो हाँ। खैर बात ही और होती है। नहीं, इस पे तो मेरी भी एक टिप्पणी है दोस्तों कि शादीशुदा तो मैं भी हूँ, विवाहित हूँ, और मुझे अच्छे से ध्यान आता है कि मैं जिस समय अपनी, अब तो पत्नी है, लेकिन तब जब मेरे फैमिली वालों ने मुझे मिलवाया था तो मैं भी उनको शायरी सुनाता था और बहुत अच्छी अच्छी शायरी सुनाता था। महशर अफरीदी साहब है, उनका एक बड़ा अच्छा सा शेर है कि लबे साहिल समंदर की फरावानी से मर जाऊं, मुझे वो प्यास है कि शायद कि मैं पानी से मर जाऊं, तुम उसको मिल के छू करके भी जिंदा लौट आए हो, मैं उसको ख्वाब में देखूं तो हैरानी से मर जाऊं। अरे वाह। मतलब ये मुझे तब वो मैं शायरी सुनाया करता था। और जब शादी हो गई तो मेरे घर में ना एक बहुत अच्छा सा कबर्ड है जिस पे खूब सारी किताबें हैं। तो अब पत्नी बोलती है कि शायरी नहीं सुनाते, तो मैं कहता हूँ कि तुम जब भी आओगी खोया हुआ पाओगे मुझे। ओह। मेरी तन्हाई में ख्वाबों के सिवा कुछ भी नहीं, मेरे कमरे को सजाने की तमन्ना है तुम्हें, मेरे कमरे में किताबों के सिवा कुछ भी नहीं। तो जॉन एलिया साहब आ गए हैं हम। तो ये मजाक वाली बात थी बाय द वे, लेकिन हाँ, फन वे में चीज़ें होती हैं। और शायर लोगों का थोड़ा एक अंदाज तो होता है जिसमें वो फन वे में चीज़ों को कहना जानते हैं, उनके पास शब्द होते हैं। और नितिन जी को भी देखिए, नितिन सर ने शब्द लिए और शब्दों के बाद सीधे है ना अपना एक प्रभाव छोड़ा, तो प्रभावित तो कर गए, है ना। शब्द प्रभावित कर गए, ठहराव प्रभावित कर गया। ज़रूरी था, ज़रूरी था। वैसे हम ना इस एक सेगमेंट में ज़रूर जाना चाहेंगे जो मेरा भी एक कंसर्न रहता है। लोग आजकल, मुझे हमेशा से लगता है कि आजकल क्या, हमेशा से लोग ना लॉ तोड़ने को थोड़ा सा अपना रौला मान के चलते हैं कि यार हमारा भौकाल है। जैसे हेलमेट नहीं लगाएंगे, चश्मा लगा के बाइक चलाएंगे, है ना, सीट बेल्ट नहीं लगाएंगे, जीप खुली करवा लेंगे, जो कि मेरे ख्याल से मोटर व्हीकल एक्ट के हिसाब से उतनी ज़्यादा अलाउड नहीं है। मतलब ओपन जीप शायद अलाउड है, बट उसको जिस तरह से मॉडिफाई कराते हैं वो भी अलाउड उतनी ज़्यादा नहीं है। तो ये जो भौकाल बनाने वाले लोग हैं, इन लोगों को लॉ एंड ऑर्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग क्या संदेश देना चाहेंगे कि भाई क्यों? अब सर जैसे हेलमेट की आपने बात कही, हेलमेट कहीं कहीं पॉइंट पे बहुत ज़रूरी है सर। अब जैसे हमारी बॉडी हेड पे ज़्यादा निर्भर करती है। अगर हमारा हेड सेफ है तो हम बॉडी सेफ रहेगी। स्विच बोर्ड है हमारा, स्विच बोर्ड है हेड हमारा, सारा काम यहीं से हो रहा है बिल्कुल पूरी बॉडी में। तो सर हेलमेट तो इतना ज़रूरी है कि अगर कहीं कुछ थोड़ी मोड़ी भी चोट लगती है तो गाड़ी तो और रोड कभी किसी के लिए सर दया तो है नहीं, बिल्कुल नॉन लिविंग थिंग कोई मतलब ही नहीं होगा। तो अगर हेड आपका लगा भी किसी, मान लीजिए आपकी बाइक से बाइक में ही टक्कर हुई और आपका हेड में इतना डेंस टक्कर हुई कि आपका हेड किसी बाइक की किसी भी पार्ट में, सोच लिए कोई नुकीली ही चीज़ थी, आपके लग गई, आप गिरे, आपकी गिट्टी लग गई रोड पर, या बगल से कोई गाड़ी जा रही थी उस गाड़ी पे आपकी टक्कर हो गई, तो अगर हेड ही नहीं सुरक्षित है तो फिर हम कहाँ से सुरक्षित रहेंगे। तो हेलमेट सर बहुत ज़रूरी है। और जैसे एक्सीडेंट तो कोई नहीं देखता कब हो जाएगा। अब सीट बेल्ट को ही मान लेते हैं, सीट बेल्ट हम नहीं लगाते हैं, ऐसे ही फन में नहीं लगा रहे हैं या जो भी समझ लें उसको नहीं लगाते हैं, यूज़ नहीं करते, यूजुअली नहीं यूज़ करते हैं। पर जब इम्पैक्ट, जब एक्सीडेंट होता है तो हमें सबसे ज़्यादा मिस करता है कि यार काश सीट बेल्ट लगाई होती, बिल्कुल, तो हमारा ये शरीर बच गया होता। हेड सीट बेल्ट नहीं लगाएंगे सर, कहीं भी टक्कर हो सकती है, जिधर से टक्कर होगी आप उधर लड़ जाओगे, फिर हेड पे इम्पैक्ट आएगा इनडायरेक्टली। तो मतलब लॉ तोड़ना कोई बहुत बड़ा भौकाल नहीं है, लॉ बने ही आपकी सुरक्षा के लिए, आप ये समझिए। आप सुरक्षित रहेंगे इसलिए ही लॉ बने, इसलिए इम्प्लीमेंट भी कराए जाते हैं। हम आप पे कोई चीज़ थोप नहीं रहे हैं, आपकी सुरक्षा के लिए ये जितने भी लॉ हैं सारे आपकी सुरक्षा के लिए। हम बस आपसे ये चाहते हैं कि आप एक बार फॉलो करके तो देखो। जब आपको वो चीज़ आप रियलाइज़ करोगे, हमारे वर्डिंग्स को रियलाइज़ करोगे, जब आपके साथ कहीं कुछ इंसिडेंट होता है तो आप देखते हो कि यार उसने ये बात कही थी, काश मैंने अगर ये कर लिया तो ये हो गया होता, तब ये मिस करते हैं, तब तो हो चुका होता है। तो सर भौकाल तो नहीं है रूल तोड़ना। रूल तोड़ना सिर्फ अपनी सेफ्टी, मतलब रूल बनाए ही आपके लिए, आप सुरक्षित रहेंगे
इसीलिए रूल बने हुए हैं। अपनी ही सुरक्षा को खतरे में डालना है रूल तोड़ना वैसे हाँ, तो भौकाल कायदे नहीं से है। भौकाल तो नहीं है। मैम आपका भी कोई टेक है इस पे, आप भी कुछ कहना चाहोगे? हाँ, इस पर मेरा ये कहना है कि जैसे इन्होंने बताया कि लोग रूल्स तोड़ते हैं, ठीक है, रूल्स तोड़ते हैं, एक्सीडेंट होते हैं, और एक्सीडेंट होने के बाद भी लोग, दूसरा इंसान उसको देख करके सबक नहीं लेता है। जो पब्लिक होती है, सही बात है। जो पब्लिक होती है वो देख लेती है, फिर भी आगे जा करके उसने देखा कि इसका एक्सीडेंट हुआ है, आगे जा करके वो ये नहीं करेगी कि वो हेलमेट खरीद ले उस टाइम भी। तो ये चीज़ बहुत ही बेकार है। आपको एटलीस्ट दूसरों से देख करके तो सीख लेनी चाहिए, जैसे दूसरों से इंस्पायर होते हो। अरे हमारा वाला ISI वाला है ना हेलमेट, हमारा ISI वाला मार्क, ISI मार्क वाला ISI हेलमेट है ना। मार्क हेलमेट, ठीक है ऑथेंटिक हेलमेट। ऑथेंटिक है, ISI वाला चाहिए, ऑथेंटिक हेलमेट चाहिए मैम प्लीज। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि लोगों को सीख लेनी चाहिए, सीट बेल्ट लगानी चाहिए, प्रॉपर हेलमेट पहनना चाहिए, रूल्स का फॉलो करना चाहिए। फिर लोग बोलते हैं कि हमारा चालान काट दिया। आजकल तो ऑनलाइन हो गए हैं, आजकल ऑनलाइन से लोग फिर भी डरते हैं, पुलिस से इतना मुझे लगता है नहीं लोग डर रहे हैं, लेकिन ऑनलाइन है, ऑनलाइन अच्छी बात है। आप उसी के डर से एटलीस्ट पहनो तो हेलमेट, एटलीस्ट स्पीड लिमिट तो कम कर लो। हाँ सही ये बात। आपकी सेफ्टी के लिए ही है, आपकी लाइफ ही बचेगी, आपकी फैमिली खुश रहेगी अगर आप अच्छे से जाओगे, सेफली आओगे तो। मतलब लिखा रहता है तो ना, ये बेटर चीज़- लेट देन नेवर। बेटर हाँ। एक्सप्रेसवे पे चलेंगे तो लिखा रहता है लिखा बेटर लेट रहता देन है। नेवर। हाँ, और एक और बात इसके आगे मैं बोलना चाहूँगी, जहाँ पे मैं ड्यूटी कर रही हूँ, एक इंसिडेंट ऐसे हुआ कि वहाँ पे एक इंसान का एक्सीडेंट हो गया, वो ज़मीन पे पड़ा हुआ है लहूलुहान, ठीक है। वो अभी भी अगर उसको टाइम से हॉस्पिटल ले करके जाएं, उसका इलाज कराया जाए तो वो ठीक हो सकता है, लेकिन वहाँ पे भीड़ खड़ी है, भीड़ देख रही है, वीडियो बना रही, जैसा कि ये बता चुके हैं, वीडियो बना रही है, और मतलब ये नहीं कर रही कि पुलिस को कॉल कर दे, एम्बुलेंस को कॉल कर दे, कोई भी इनिशिएट नहीं कर रहा कोई। और मुझे लगा क्यों नहीं कर रहे हैं, फिर एक से मैंने पूछा भी कि क्यों, क्या बात है भाई। जब हम लोग पहुँचे, हम लोग करीबन मतलब कुछ टाइम हो गया, 15-20 मिनट, उसके बाद ही हम पहुँचे, इतने में उसकी हालत थोड़ी और क्रिटिकल हो गई। तो मैंने तो सबसे पहले वहाँ पे जो पब्लिक थी, पब्लिक को हटाया, और पब्लिक को मैंने बोला कि आपने क्यों नहीं किया, क्यों कॉल नहीं किया, एम्बुलेंस नहीं है, पुलिस भी नहीं है, हम लोग खुद से ही जाने तो हम आए, तो आप लोग को एटलीस्ट कॉल करना चाहिए। तो लोगों का पहला ये था कि हमें लगा कि कहीं हमें भी ना पकड़ ले पुलिस। तो मेन चीज़ मुझे ये लगता है कि पीपल को फियर है कि अगर वो उसकी हेल्प करेंगे तो पुलिस उनका ही कुछ गलत कर देगी। पुलिस क्यों गलत करेगी भाई? अगर आप हेल्प करते हो तो ये तो आप अच्छा काम कर रहे हो, ये तो आप भलाई कर रहे हो, इसके लिए तो पुलिस भी आपको अप्रिशिएट करेगी। मेनली अगर किसी घायल व्यक्ति की कोई भी हेल्प करता है तो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के मुताबिक वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट नहीं होगा। पुलिस को केवल एक जो मदद मिलनी चाहिए कॉमन पर्सन की तरफ से, वो यही है कि कॉमन पर्सन अगर देखता है तो वो तुरंत हॉस्पिटल में पहुंचा दे उस व्यक्ति को जो लहूलुहान है। ये तो बहुत ज़रूरी है मानवता के नाते। नितिन जी ऑलरेडी इस बात को कह चुके हैं, तो मेरे ख्याल से इसमें कोई दो राय किसी को होनी नहीं चाहिए। आप लोगों के सामने भी अगर ऐसा कभी कुछ होता है तो प्लीज़ सबसे पहले हेल्प कीजिएगा, वीडियो बनाने वालों को किनारे कीजिए, आप जाइए, इनिशिएटिव लीजिए, उठाइए उस बच्चे को या उठाइए उस बंदे को, बंदी को, जो भी हैं, आप उन्हें ले जाइए और पहुंचाइए हॉस्पिटल तक नियरेस्ट। उसके बाद जो भी है वो पुलिस अपना काम कर लेगी। तो दोस्तों पहुंचते हैं हमारी चर्चा के लास्ट दौर पे, और मैं बस वो यही कहना चाहूँगा और पूछना चाहूँगा एक सोसाइटी के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे फ्रॉम द डिपार्टमेंट टू द कॉमन पीपल, क्योंकि ये लोग तो यूनिफॉर्म में हैं, ये लोग यूनिफॉर्म में हैं, लॉ एंड ऑर्डर को उस तरह समझते हैं जिस तरह से हम नहीं समझ पाते, लेकिन हम कैसे इनकी मदद कर पाएंगे और इनका हमारे लिए क्या संदेश है वो शॉर्ट में और संक्षेप में जानेंगे। मैम आप क्या कहना चाहेंगी कॉमन पीपल को? देखिए, मैं लोगों से यही, इस जॉब में आकर के मैंने ये देखा है कि मेन काम क्या है हमारा मेन काम है महाभारत सुलझाना, चाहे वो ज़मीन की हो, चाहे कार की हो, चाहे सरकार की हो, कोई भी हो, महाभारत सुलझाना। तो इसी पर मैं कुछ लाइंस कहना चाहूँगी। महाभारत में भी श्री कृष्ण ने यही काम किया था, दो लोगों के बीच का झगड़ा सुलझाना। तो ऐसा है कि वर्षों तक वन में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम, सैधूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है,
मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। तो संदेशा क्या लाए? दो न्याय अगर तो आधा दो, दो न्याय अगर तो आधा दो, गर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो धरती अपनी तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असीना उठाएंगे। असी मतलब तलवार, परिजन पर असीना उठाएंगे। पर दुर्योधन वह भी दे न सका, पर दुर्योधन वह भी दे न सका ऐसा, पर दुर्योधन वह भी दे न सका एहसास भूल गई मैं रुक जाइएगा, क्या था? ये रश्मि रथी की है ना? हाँ, हाँ, रश्मि हाँ, रथी रश्मि की रथी है। रश्मि रथी दे न सका एहसान समाज का, हाँ जी। हाँ, पर दुर्योधन वह भी दे न सका एहसान समाज का ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। बस जब नाश मनुज पर छाता है, जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विकराल किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपति होकर बोले। डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपति होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर बांध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। तो यही है कि श्री कृष्ण ने क्या किया, जब उनको प्यार से समझाते समझाते वो थक गए तो आगे का उनको स्टेप लेना पड़ा। तो उन्होंने कहा कि जंजीर बढ़ाकर बांध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। तो यही होता है कि हम लोगों का भी पहला स्टेप यही होता है कि हम उनको प्यार से समझाएं। जब वो नहीं समझते हैं तो हमें आगे की कानूनी कार्यवाही करनी पड़ती है। ये बात तो बिल्कुल सही है। यदि समाज एकदम सही दिशा में चलने लग जाए, यदि सब लोग अच्छे हो जाएं, तो स्वाभाविक सी बात है, फिर ना तो हमें बॉर्डर्स पर सोल्जर्स की ज़रूरत है और ना हमें समाज में पुलिस की। पर ऐसा नहीं होता, इसीलिए तो ये लोग हैं, ताकि ये उस लॉ एंड ऑर्डर, उस कानून व्यवस्था को मेंटेन करवाएं, उस कानून व्यवस्था को लोगों को फॉलो करने पर विवश करें, जो कि ज़रूरी है। बिना कानून व्यवस्था के फॉलो किए अगर कोई भी व्यक्ति अपने आप को भौकाल में रखे और सोचे कि हम रौला काट रहे हैं, घूम रहे हैं बिना सीट बेल्ट लगाए, तो ये तो गलत बात है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए और कतई नहीं होना चाहिए। नितिन जी से पूछते हैं कि क्या देना चाहेंगे अपनी तरफ से संदेश पढ़ने वाले बच्चों को भी और साथ ही साथ समाज को भी, फ्रॉम अ यूनिफॉर्म पर्सन। मैं सर 2-3 बातें कहूँगा। मैं अपनी तैयारी से लेकर भी बातें कहूँगा कि जब मैं तैयारी करता था सर, स्ट्रेस आता है। आप किसी चीज़ में, जो चीज़ आपके अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल है, आप उस ओर बढ़ोगे तो आपको कठिनाइयाँ आएंगी। तो सबसे पहली बात, हमें कठिनाइयाँ आती, हम किसी से बताना चाहिए। वो चीज़ खुद में नहीं रखनी, कभी नहीं रखनी है। अगर कोई चीज़ हम कह देंगे तो ईजिली सॉल्व हो सकती, क्योंकि सर अभी हम केवल अपना माइंड यूज़ कर रहे हैं। हम आपको बताएंगे, आपके साथ शेयर करेंगे, शायद आपके पास मुझसे बेहतर आइडिया होगा। तो सर जैसे मैं जब तैयारी कर रहा था अपने दौर में, तो अपने दोस्तों को भी बहुत श्रेय देता हूँ सर। जैसे एक मेरा दोस्त था अंबुज, तो वो उसने मेरी पढ़ाई में बहुत थ्रू आउट मदद करी। हम रात में साथ बैठ के पढ़ते थे, हम रात में साथ बैठते थे, पढ़ते थे। वो मुझको मैथ पढ़ाता था, मैं उसको हिंदी पढ़ाता था। अच्छा, मतलब रात में हम बैठते थे, पढ़ते थे, बाकायदा सॉल्व एक एक चीज़। जैसे जो चीज़ अध्यापक से नहीं समझ आई, हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से पढ़ रहे हैं। मैंने सर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से ही सारी तैयारी करी, ऑफलाइन नहीं किया मैं। तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से अगर हम पढ़ रहे हैं, हमें नहीं समझ आई, झिझक होती है पूछने की सबके सामने, तो मैं उससे पूछता था। वो हमारी हर एक बारीकी जानता था कि क्या इनको नहीं समझ आया, या मैं उनके सब्जेक्ट में जानता था क्या इनको नहीं समझ आएगा। तो मेरी सर उसने बहुत हेल्प करी मेरी पढ़ाई में। मेरी लाइफ से रिलेटेड प्रॉब्लम, मेरे एक भैया हैं, भले भैया ही बोलता हूँ सर मैं उनको, दोस्त हैं पर भैया हैं, देवेंद्र भैया नाम है उनका, अभी PhD कर रहे हैं, डॉक्टरेट कर रहे हैं कानपुर यूनिवर्सिटी। तो उन्होंने जो और स्ट्रेस रहते थे, मैं उनको खुल के बोलता था, हम कन्वर्सेशन करते थे, बात करते थे एक दूसरे से। वो मुझको थ्रू आउट समझाते थे चीज़ों को किधर लेके जाना। शायद बहुत ज़्यादा समझदार है वो मुझसे, उन्होंने मुझे बहुत समझाया। और एट लास्ट पापा जी मुझको सर, जैसे फिजिकल का मैडम ने बताया, मुझको पापा जहाँ पोस्टिंग थी वहाँ ले जाते थे कि चलो तुम मेरे साथ दौड़ना, लीजिए। हाँ, वो मुझको, मतलब अब समझिए मैं 4 बजे जाता था, पापा भी उठ के सुबह 4 बजे मेरे साथ जाते थे ताकि इसका हिम्मत ना टूटे। साथ इतना देते थे पिताजी, मतलब कि बोलते ना, पिता एक सपोर्ट सिस्टम है पूरा। मतलब पिता अगर हैं तो जन्नत है, बिल्कुल निस्वार्थ सब है। तो पिताजी ने सर समझिए, मैं 4 बजे अगर दौड़ने जा रहा हूँ तो बिना उठाए मैं रोकता भी था कि आप मत जाओ, मैं दौड़ लूँगा। शायद उन्हें लगता था ये मदरगश्ती करेगा, जाके नहीं दौड़ेगा, कभी कोई सीरियस नहीं है।
तो हाँ। वो मेरे साथ जाते थे। इवन उन्होंने सर जो राउंड होते हैं वो पूरा काउंट करते थे, उससे ज़्यादा मुझे दौड़ाते थे, फिर एक्सरसाइज कराते थे, खुद भी करते थे, तब आते थे हम लोग घर। उसके बाद पूरा हमारी डाइट जो भी है, जैसे फिजिकल मैडम बताएं, फिजिकल की जो डाइट है उसको भी लेना बहुत ज़रूरी है। जैसे पापा मेरी पूरे खाने का भी ख्याल रखते थे। अगर हम मेंटली और फिजिकली दोनों कहीं दे रहे हैं अपना कहीं, तो फिर सर उतनी ही हमें मतलब एनर्जी भी चाहिए ताकि हमारा आराम से हो सके पूरे दिन में। और दूसरी चीज़ सर, दूसरा पॉइंट ये बिल्कुल अलग है, मैं पुलिस के लिए बताना चाहूँगा, मैं मतलब बताना चाहूँगा कि लोगों के माइंडसेट में पुलिस की क्या मतलब को क्या सोचते हैं लोग पुलिस के बारे में। लोग सर पुलिस के बारे में बहुत ही निगेटिव थॉट्स भी आते हैं लोगों के बारे में। हाँ। लोग सोचते हैं कि पुलिस आई है तो ऐसे ही है भाई, ये करेगी वो करेगी, बस हमारे ऊपर थोप देगी, इनडायरेक्टली मुझे ही करना है। मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ सर। जैसे हमारे जो फायर ब्रिगेड के भाई होते हैं, एक घर में आग लगी, नीचे वाले पोर्शन में पूरे में आग लगी, हमारे क्षेत्र में की बात बता रहा हूँ। तो सर अब आप समझिए पुलिस एक तरीके से, मतलब मैं इस चीज़ को समझता हूँ कि वो जो फायर ब्रिगेड के बंदे आए वो तो एक तरीके से भगवान है। उनका कोई स्वार्थ तो है नहीं सर, आपके घर की आग बुझाने में उनका कोई स्वार्थ नहीं है। उनको बस इसलिए ट्रेन किया गया है कि आप ये करो, उसमें उनका कोई स्वार्थ नहीं है। आपका घर जल जाएगा उसमें क्या जा रहा है उनका। वो आए, मतलब मुझे ये लगा जिसका घर जल रहा था उसने बताया 2 सिलेंडर भी अंदर हैं, भरे हैं, खाली हैं, उसको नहीं पता। अब जो बंदा अंदर गया उसको समझिए ये नहीं पता कि वो सिलेंडर फट जाएगा तो मेरा क्या होगा। उसको बस ये लग रहा है कि अगर ये सिलेंडर फट जाएंगे अगल बगल वालों का बहुत नुकसान होगा, इस घर का बहुत नुकसान होगा, इससे पब्लिक में बहुत गलत संदेश जाएगा, बहुत गलत मतलब बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। उसने अपनी जान की परवाह नहीं करी कभी। वो जाके पूरा दोनों सिलेंडर बाहर निकाला सकुशल, उसमें एक भरा था एक खाली था, पूरी आग बुझाई। जैसे क्या होता है आजकल हम पूरा घर पैक्ड बनाते हैं, जाल वगैरह के सिस्टम बहुत कम कर दिया। पहले तो लोग बहुत खुले खुले घर बनाते थे, चोरी की वजह से बहुत घर हम लोगों ने बंद कर दिए। सारे उस बंदे ने खिड़कियों के शीशे तोड़े ताकि एयर ऊपर जा सकते, धुआं जो था वो जाए। पूरा अंदर धुंध था, उसने पूरी धुंध साफ की। पूरा जितने में आग लग गई थी, आजकल मॉडर्न है सर, सब पीवीसी लगवा लेते हैं घर में, तो प्लास्टिक ही है, इनडायरेक्टली प्लास्टिक है। बेड है, मतलब बहुत सारी चीज़ें जो जल रही थी अंदर। उसने इतनी मतलब उसकी रैपिडनेस, इतनी कामली सारा काम किया कि मतलब अब मुझे तो उस समय बहुत अच्छा लगा कि बताइए इसका कोई स्वार्थ है, इसका कोई स्वार्थ नहीं है आपकी ज़िंदगी बचाने में, लेकिन फिर भी ये अपने जान की परवाह ना करते हुए आपके लिए कर रहा है। तो इन्हीं चीज़ों से हमें सीख लेनी चाहिए कि पुलिस, मतलब जो आपने अभी बात की ना भौकाल वाली, पुलिस सर भौकाल आप जमा लोगे पुलिस पे, क्या कर लोगे, कुछ नहीं कर पाओगे। हम तो अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं ना सर, हम इसलिए ही अपॉइंट हुए हैं कि आपकी ज़िंदगी को सुगम, सरल और अच्छा बना सकें, बहुत लाइटली वे में बहुत अच्छे से कर सकें चीज़ें। आपकी ज़िंदगी कैसे सरल होगी, कैसे बहुत इफ़ेक्टिवली, बहुत स्मूथली चलेगी, इसलिए हम नियुक्त हुए हैं आपकी ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए। तो हमें हमेशा सर, मैं मतलब ये एक संदेश है हमारा कि हमें हमेशा पुलिस से कामली और पूरी चीज़ें बहुत ईजिली समझानी चाहिए। हम आपकी हेल्प के लिए हमेशा हैं और हमेशा जो भी रहेगा वो आपकी हेल्प के लिए रहेगा। निगेटिविटी होती है, बहुत जगह निगेटिविटी लोग फैलाते भी हैं किसी के बारे में, किसी पर्सनल के बारे में, पर सर हर पहलू सेम नहीं होता है, सिक्के का हर पहलू अलग है, सेम नहीं है। तो हमें अपना माइंडसेट कभी पहले से नहीं सोच के करना चाहिए कि पुलिस तो ये करेगी आके। पुलिस आपकी कब किस वे में सहायता कर सकती है आप नहीं जानते सर। तो यही मेरा सर था। तो फिल्में देख करके पुलिस के बारे में कोई ओपिनियन मत बनाइए। पुलिस हमारी हेल्प के लिए है, और मैं तो वर्दी वालों को देख करके ही सैल्यूट करने का मन करता है मेरा। मैं सैल्यूट करता भी हूँ। इनफैक्ट मैंने तो आपको कई बार अपने पॉडकास्ट और सोशल मीडिया के माध्यम से बताया कि मैं खुद भी फ़ौज में जाना चाहता था, आर्मी ऑफिसर बनना चाहता था। बहरहाल जब भी मैं देखता हूँ अपने दोस्तों को, अपने स्टूडेंट्स को, अपने भाइयों को सिलेक्ट होते हुए और उनको इस तरह से वर्दी में, मेरा सीना भी गर्व से चौड़ा हो जाता है। और मैं सच बताऊं तो रामधारी सिंह दिनकर की वही पंक्तियां जो उन्होंने रश्मिरथी में लिखी हैं, बस वो ये है कि अगर कोई व्यक्ति आपके सामने सिलेक्ट होता है ना, समझिए कि उसने बस आपसे ज़्यादा मेहनत और कंसिस्टेंसी रखी है। दिमाग उसके पास उतना ही है, फिजिकल फिटनेस उसके पास उतनी ही है, बेहतर वो कर सकता है, और उसने किया। उसने सभी बाधाओं को पार करके वो काम किया। तो वही बात जो रामधारी सिंह दिनकर ने लिखी है कि है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके वीर नर के मग में,
मानव जब पाँव उठाता है पत्थर पानी बन जाता है। तो इस पॉडकास्ट में नितिन सर और प्रांशी मैम, आप दोनों को यहाँ पर आने का सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद और आपको जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आई होप कि आपको भी बढ़िया ही लगा होगा आज की चर्चा में। चलिए, थैंक यू सो मच दोस्तों। स्टे ट्यून्ड एट अड्डा 24/7।